रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम। रेफ्रिजरेशन क्या है? सराउंडिंग के कंपैरिजन में लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना ही रेफ्रिजरेशन कहलाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग। तो लोअर टेम्परेचर करना और उसको मेंटेन करना रेफ्रिजरेशन कहलाता है, ठीक है। और फिर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है कि जब हम लोअर टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं तो जो हम अमाउंट ऑफ हीट हम उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे स्टोरेज स्पेस से, वो क्या है आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। मतलब अगर हमको कहीं पर लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना है तो उस लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट हम वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे उसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। फिर देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने दो तरह की स्टेटमेंट पढ़ी थी। एक है आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा है क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या था? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन हुज एफिशिएंसी इज 100%। ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, ठीक है। और क्लॉसियस स्टेटमेंट हमने क्या कहा था कि बिना वर्क किए हम लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ऐसे डिवाइस बनाना भी इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो देखिए जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो हीट इंजन के लिए एप्लीकेबल है, तो ध्यान रखिएगा। और क्लॉसियस स्टेटमेंट जो है वो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्लॉसियस स्टेटमेंट रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के लिए ही है, हीट इंजन के लिए नहीं है। हीट इंजन के लिए केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये दोनों ही स्टेटमेंट, हमारा जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ की ये दोनों स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट ही साइकिल के लिए होती हैं, प्रोसेस के लिए नहीं होती हैं। सो द अबव टू स्टेटमेंट्स आर फॉर ए साइकिल नॉट फॉर अ प्रोसेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की, रेफ्रिजरेटर के कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की। जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है रेफ्रिजरेटर का, वो होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमने अभी अभी ऊपर देखा था कि जो हम अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो, और अपॉन हम जितना उसमें वर्क इनपुट करते हैं। तो वर्क इनपुट कौन सा कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में हम लोग रेफ्रिजरेटर में वर्क इनपुट करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन रहता है, ये भी गिवन रहता है और आपको ये निकालना होता है, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो देखिए यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। और टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए हम सभी को मालूम है कि अगर हम वाटर को आइस में कन्वर्ट करेंगे तो उससे हमको हीट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, हीट उसमें से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन है। देखिए 1 टन वाटर को जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट करने के लिए एक दिन में जितनी अमाउंट ऑफ हीट हम उस वाटर से एक्सट्रैक्ट करेंगे वही आपका टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहलाता है, ठीक है। तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन हो गई आपकी रेफ्रिजरेशन की यूनिट। और अगर हम इसको दूसरे फॉर्म में देखें तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू होता है 3.5 किलोवाट। और 3.5 किलोवाट का मतलब क्या हो गया? जूल पर सेकेंड। तो 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड है तो इसको हम जूल पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 210 किलो जूल पर मिनट, ठीक है। और ये इज इक्वल टू हम एक और फॉर्म में इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ऑप्शन के रूप में। तो आपका होता है देखिए 50 किलो कैलोरी पर मिनट, तो 50 किलो कैलोरी पर मिनट। तो 1 TR इज इक्वल टू आइदर 3.5 किलोवाट और 210 किलो जूल पर मिनट, और किलो कैलोरी के फॉर्म में 50 किलो कैलोरी पर मिनट। तो ध्यान रखना है इसको, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम और डिटेल सीओपी का फॉर्मूला देखते हैं रेफ्रिजरेशन के लिए, कार्नोट जो हमारा रिवर्स कार्नोट साइकिल होती है रेफ्रिजरेशन के लिए हम लोग, तो उसका सीओपी अगर निकालना चाहें तो ये आपका रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर में हम लोग वर्क इनपुट करते हैं, और ये है आपका स्टोरेज स्पेस। तो स्टोरेज स्पेस से हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये है आपका सराउंडिंग जो कि हाई टेम्परेचर में है, ठीक है। तो वर्क इनपुट कर रहे हैं, Q2 अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो आपका सोर्स है यहां पे हम लोग Q1 अमाउंट ऑफ हीट सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2। देखिए COP इज इक्वल टू क्या है? आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अभी क्या पढ़े थे हम लोग? COP इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है? आपका टेम्परेचर कितना है? लोअर टेम्परेचर, तो ये आपका हो गया लोअर टेम्परेचर।
और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट W इज इक्वल टू क्या है, TH माइनस T हायर माइनस T लोअर। और हम लोगों ने पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग पढ़े हैं T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1। ये हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से और क्लॉसेस इनइक्वालिटी से हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब हम इस रिलेशन में यहाँ पे TH और TL इस रिलेशन में जब हम लोग ये रखेंगे Q2 अपॉन Q1 तो ये रिलेशन इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वैसे भी हम लोगों के सिलेबस में बीटेक में और डिप्लोमा में हम लोग रिवर्सिबल ही केवल पढ़ते हैं, हमारी जो भी साइकिल होती है वो रिवर्सिबल ही होती है। तो ये फॉर्मूला आपका हर जगह पे, लगभग हर जगह पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो आप चाहे Q रखिए और चाहे T रखिए, दोनों के ही फॉर्म में आपके क्वेश्चन आते हैं और दोनों के फॉर्म में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये जो रिलेशन होता है T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1, ये केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में कभी देगा तो ये केवल रिवर्सिबल के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी रिवर्सिबल साइकिल होती हैं अगर उनका टेम्परेचर सेम है, सपोज ये अपर और लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर अगर सेम है, TH और TL की वैल्यू अगर सेम है, तो सभी कोई भी आपकी साइकिल होगी रिवर्सिबल साइकिल, उन सबका COP भी सेम होगा। तो बिटवीन द सेम टेम्परेचर रेंज द COP ऑफ ऑल द रिवर्सिबल साइकिल आर सेम, ठीक है। तो ये पॉइंट ये है आपका। लेकिन साइकिल कैसी होनी चाहिए आपकी, रिवर्सिबल साइकिल होनी चाहिए, तो सबका COP क्या है, सेम। अब क्योंकि अगर आपका सेम टेम्परेचर है तो COP आपका सेम रहेगा, तो क्या वो वर्किंग फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करता है? वर्किंग फ्लूइड आपका चाहे कुछ भी हो, रेफ्रिजरेंट आपका कुछ भी हो, चाहे NH3 हो, R11 हो, R12 हो, कुछ भी हो, आपका COP तो सेम ही आएगा, क्योंकि वो तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। अगर टेम्परेचर सेम है तो आपका COP भी सेम है। तो सेकंड पॉइंट यही है कि COP डज नॉट डिपेंड अपॉन द वर्किंग सब्सटेंस इन केस ऑफ रिवर्सिबल का। अगर रिवर्सिबल साइकिल है तो आपका रेफ्रिजरेंट के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, वो तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर सेम है तो सभी रिवर्सिबल साइकिल की COP भी सेम होंगी, ठीक है। अब देखिए कार्नोट में हम लोग दो प्रकार की चीजें पढ़ते हैं, एक हो गया आपका रेफ्रिजरेशन और एक हो गया आपका हीट पंप, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन मतलब कूलिंग। तो अगर कार्नोट अगर कूलिंग अगर हो रही है तो उसकी COP 0 से लेके इंफिनिटी तक वेरी करती है। लेकिन अगर हीट पंप है, हीटिंग के लिए COP की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक वेरी करती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमको पता है कि COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है ना। तो अगर हम यहाँ पे COP ऑफ रेफ्रिजरेशन की वैल्यू 0 रख देते हैं तो भी COP ऑफ हीट पंप की वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये फॉर्मूला भी हमको ध्यान रखना है, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। और यहां से ये भी हमको मालूम चलता है कि COP ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज ग्रेटर देन COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ये सारे भी फैक्ट्स हैं, इसका हम डिटेल वर्जन ऑलरेडी एक अलग से वीडियो मैंने बना रखा है जिसमें डिटेल वर्जन आप इसका देख सकते हैं, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से देखिए निकल के आता है कि COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, आपने अभी भी देखा है। और अगर इसी टेम्परेचर रेंज में, सपोज ये दो टेम्परेचर हमको दे के रखा हुआ है, तो इन्हीं दो टेम्परेचर के रेंज में अगर ये इंजन हो गया तो 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ इंजन। लेकिन क्या है देखिए, द एक्सप्रेशन इज एप्लीकेबल बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट। अगर टेम्परेचर लिमिट अगर सेम है, सपोज यहाँ का टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया और यहाँ का टेम्परेचर फिक्स कर दिया, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अगर टेम्परेचर अपना अलग अलग कर दिया तो आंसर तो अलग ही आएगा ना। तो फॉर द सेम टेम्परेचर, और ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला भी आपका रिवर्सिबल के लिए ही एप्लीकेबल है।